इस वीडियो को मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। आप सभी शिक्षक साथियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय संघर्षों का दौर चल रहा है और कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी भी करने में चूक नहीं रहे हैं। खैर, उनका अपना स्वभाव है और उनका हक भी बनता है। सभी शिक्षक इस समय निराश हैं। निराशा साफ दिखाई दे रही है चेहरे पे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्त। सभी निराश हैं और निराशा होने का एक ही कारण है कि हम लोगों का बकाया और हमारी स्कीम, हमारा बकाया नहीं मिल पा रहा है और हमारी स्कीम चल नहीं रही। इससे सभी लोग निराश हैं, हताश हैं, उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। बिल्कुल उससे बहुत से शिक्षक साथी हमारे तो ऐसे हैं जो इससे किनारा कर चुके हैं। लेकिन नहीं, जो रोज मदरसे में जाकर के स्कीम खत्म होने के बावजूद, उनको इस चीज की जानकारी होने के बावजूद, वो मदरसे में एक जिम्मेदार होने का जो उन्होंने अपना जज्बा दिखाया है, जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, मैं उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। संकट का समय जरूर है हम लोगों के सामने, लेकिन ये भी दौर खत्म होने वाला है। ये दौर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और हम लोगों के लिए अच्छा समय आएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि हम लोगों के आगे जो आधुनिकीकरण लगा हुआ है, इसके वजह से हम लोग सेफ हैं। और इस पर आज मुफ्ती साहब ने एक बयान जारी किया है, उसके बारे में आप लोगों से मैं कुछ वार्ता करना चाहता हूं। आज उन्होंने आधुनिकीकरण मान्यता प्राप्त मदरसों की तो बात की, लेकिन जब उन्होंने रीट डाली तो उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात नहीं की। आज मीडिया में आकर के आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से दिलासा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आधुनिकीकरण शिक्षक हैं और हम लोगों की जो रणनीति है, हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। उन लोगों की रणनीति है, वो लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं और ऐसे चलते रहेंगे। सफलता एक ना एक दिन हमको मिलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो कुछ खारिज हुआ है वो मदरसा शिक्षक खारिज हुए हैं, मदरसा बोर्ड खारिज हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दे दिया है उससे थोड़ा संजीवनी मिली है। हम अपने बच्चों का नामांकन करवा सकते हैं, उनकी रिजल्ट शीट बांट सकते हैं, हर प्रकार से जो कार्य मदरसे में किया जा सकता है उसको कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं से हम लोगों को एनर्जी मिलती रहती है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से ज्यादा सेफ हैं। हालांकि उन लोगों का तो ईद से पहले कुछ लोगों का पैसा ट्रांसफर हो चुका है, कुछ लोगों का बकाया भी नहीं हो पाया, 1-2 दिन में उनका भी आ जाएगा। लेकिन जो हम लोगों का पैसा है, बस चंद समय और बाकी है मेरे भाई। थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए और थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो उसका फल हम लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। और हम लोग कहीं ना कहीं इस समय फ्रंट फुट पर हैं और जो कोई अनर्गल बातें करता है उसको करने दीजिए। उसका यही काम है, केवल एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करना। वो आज तक ना तो कभी मैदान में आया है लड़ाई लड़ने के लिए, ना उसने किसी प्रकार से कोशिश की है
अगर वो कोशिश करता, वो मैदान में लड़ता तो आज उसके मुख से ऐसी बातें नहीं निकलती। लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से आप लोग अपना कार्य करें। और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से हम लोगों को सांत्वना मिलती रहती है, कहीं ना कहीं से हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिल रहा है जिससे हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में है, थोड़ा हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास जग रहा है और हम लोगों का कार्य होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग परेशान ना हो। तरह तरह की खबरें प्रसारित होती रहती हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमको अपने लक्ष्य पे चलना है, हम अपने लक्ष्य पे चल रहे हैं। जो किसी को कुछ कहना है वो कहता रहे, मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है और ना फर्क पड़ेगा। लेकिन थोड़ा कभी कभी तकलीफ होता है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं, वो उनकी निजी विचारधारा है, उस पर वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बस थोड़ा समय और बाकी है, बस कुछ ही दिनों में हम लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है और आप परेशान ना हो। और मदरसा को लेकर के वहीदुल्लाह सईदी साहब ने जो वक्तव्य दिया है वो आप लोगों को सामने में रखता हूँ। इसको आप लोग बिल्कुल एकदम विधवत से, शांति दिमाग से इसको सुनिए और इस पर अपना विचार व्यक्त करिए। नमस्कार। सुन रहे व देख रहे भाइयों बहनों एवं मित्रों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब अर्ज। मैं आपके सामने वहीदुल्लाह खान सईदी, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मदरसों के संबंध में चल रही चर्चाओं पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में श्री अंशुमान सिंह राठौर एडवोकेट के द्वारा प्रायोजित ढंग से मदरसों के विरुद्ध दाखिल जनहित याचिका पर माननीय न्यायाधीश श्री विवेक चौधरी व श्री शिवास चौधरी द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 22 मार्च 2024 के विरुद्ध ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया व अन्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में वाद दाखिल किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पेशल अपील में सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित करते हुए दिनांक 5 अप्रैल 2024 को निर्णय दिया। उक्त निर्णय के आने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि देश विरोधी ताकतों के अंदर भूचाल सा आ गया है। मदरसों के प्रति अनर्गल, तथ्यहीन, बेबुनियाद और मदरसे के इतिहास को बिना समझे तोड़ मरोड़ कर भ्रामक खबरें देश की जनता के बीच परोसे जा रहे हैं, जिनका मदरसों की वास्तविक हकीकत से कोई संबंध नहीं है। मदरसों के से संबंधित प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। पिछले काफी दिनों से मुसलमानों के हितों के संबंध में सरकारी कार्यक्रमों को तुष्टीकरण का नाम देकर उसे सांप्रदायिक बना दिया जा रहा है। मैं आपके समक्ष मदरसों की स्थापना के कारणों, उनके इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालने जा रहा हूँ। पहली बात यह है कि भारत में 3 प्रकार के मदरसे स्थापित और संचालित हैं, जो देश के विकास के साथ साथ साक्षरता दर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहला, मकतब व मदरसा। ये वो मदरसा है जो गांव, कस्बों और मोहल्लों में निर्धन, गरीब, असहाय छात्र छात्राओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा व दीनियात के साथ साथ अन्य विषय बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में अथवा भारत में बड़े बड़े मदरसे हैं जिन्हें जामिया दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है, जो मुल्क की आवाम के चंदे से बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं। उनके संचालन में सरकार का कोई दखल अमल नहीं है। वे संविधान की धाराओं के अंतर्गत संचालित एवं स्थापित हैं। यहाँ पर हम आपके समक्ष उन मदरसों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जिन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात देश विदेश में चर्चाएं प्रारंभ हैं। ये वह मदरसे हैं जो अरबी फारसी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अनुदानित हैं, जिनकी संख्या कुल 16,513 है। आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश
सरकार द्वारा प्राच्य भाषा के अंतर्गत अरबी फारसी मदरसों तथा संस्कृत विद्यालयों की शिक्षा हेतु संस्थाएं कायम की गईं। उक्त संस्थाओं से पूर्व अरबी फारसी विषय की परीक्षाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हुआ करती थीं, परंतु 1920 में शिक्षा संहिता के प्राविधानों के अंतर्गत अरबी फारसी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश तथा संस्कृत परीक्षाएं उत्तर प्रदेश दो अलग अलग संस्थाएं सरकारों द्वारा कायम की गईं। उत्तर प्रदेश में अरबी फारसी भाषा हेतु 1774 में मदरसा आलिया ओरिएंटल कॉलेज रामपुर एकमात्र सरकारी मदरसा कायम किया गया और वहीं दूसरी ओर संस्कृत भाषा की तरक्की एवं उन्नयन के लिए संस्कृत कॉलेज बनारस कायम किया गया। अंग्रेजी सरकार में ही 1936 के चुनाव के पश्चात डॉक्टर संपूर्णानंद उक्त अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने संस्कृत और अरबी फारसी भाषा के उन्नयन एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया और उस पर उन्होंने काम करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की और उक्त रिपोर्ट को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भेजा। आज़ादी के पश्चात 1956 में धारा 28 के अंतर्गत डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1956 के एक्ट के अनुसार संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और जिसे संस्कृत कॉलेज को संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाया गया, जिसमें उक्त समय के छोटे छोटे संस्कृत विद्यालय वैदिक पाठशालाएं उससे संबद्ध कर दिए गए। डॉक्टर संपूर्णानंद की रिपोर्ट पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अरबी फारसी भाषा के उन्नयन एवं विकास हेतु मदरसा आलिया ओरिएंटल कॉलेज रामपुर को अपग्रेड करके अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 18 फरवरी 1948 को एक कमेटी का गठन किया। उक्त कमेटी ने 1962 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की, परंतु तत्कालीन सरकारों की उदासीनता के कारण अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी। अरबी फारसी की परीक्षाओं के संचालन एवं मदरसों की मान्यता के संबंध में 18 जून 1969 को नियमावली बनाई गई। मदरसों को सुचारू रूप से संचालन एवं मान्यता हेतु राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पश्चात 22 अगस्त 1987 को विधिवत नियमावली बनाई गई, जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 के पूर्व तक मदरसों पर लागू थी। अब आप स्वयं बताएं कि तुष्टीकरण किसके साथ हुआ। 1956 में संस्कृत कॉलेज को अपग्रेड करके संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई, परंतु मदरसों हेतु अरबी फारसी भाषा हेतु किसी प्रकार की कोई विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर भारत में परंपरागत एवं प्राच्य भाषा के अंतर्गत अरबी फारसी और संस्कृत में से किसका तुष्टीकरण किया गया, यह सब आपके सामने मौजूद है। भाषा के विकास एवं उन्नयन हेतु स्थापित शिक्षक संस्थाओं को भी भेदभावपूर्ण निगाहों से देखते हुए देश विरोधी ताकतें दुष्प्रचार का कार्य करने में लगी हुई है। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम का गठन किया और उसे लागू किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज रामपुर को अपग्रेड करके अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाने हेतु माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2001 में कमेटी गठित की थी और उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की, परंतु चुनाव के पश्चात माननीय श्री राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, जिसके कारण अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य अधूरा रह गया। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने व कहने वाले लोग जरा यह बताने का कष्ट करें कि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनने से पूर्व मदरसे शिक्षा विभाग द्वारा ही स्थापित एवं संचालित होते रहे।
परंतु 1995 में मदरसों को शिक्षा विभाग से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई, जिसके फलस्वरूप 31 जनवरी 1996 की अधिसूचना के अनुसार अरबी फारसी मदरसों को शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। मदरसों को तुष्टीकरण एवं धार्मिक शिक्षा तक ही सीमित करने वाले विद्वान पत्रकार महोदय बताएं कि उक्त समय प्रदेश में किस पार्टी की सरकार थी और कौन मुख्यमंत्री था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया गया है, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक्ट 2004 को समझने में बड़ी भूल की है। इस एक्ट से कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि वह सेकुलर संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है। जहां तक प्रश्न मदरसों द्वारा धार्मिक शिक्षा देने और उन्हें अनुदान देने पर सेकुलर संविधान में का प्रश्न है, उक्त के संबंध में संविधान की धारा 28 की बात तो की जाती है, परंतु 28(1) तथा 2 पर बात नहीं होती है, जिसमें अनुदान दिया जा सकता है। पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अरबी फारसी मदरसा निमौली 22 अगस्त 1987 तथा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट 2004 द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अनुदानित मदरसों को अनुदान देने का प्रश्न है, तो कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्तियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मदरसों को सरकारी अनुदान प्राच्य भाषा के अंतर्गत अरबी फारसी भाषा के उन्नयन एवं विकास हेतु मिलता है। जिस प्रकार संस्कृत पाठशालाओं, संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को एक्ट 2000 के अनुसार संस्कृत भाषा के उन्नयन विकास के लिए मिलता है। मदरसे के विरुद्ध भ्रामक तुष्टीकरण एवं धार्मिक शिक्षा की बात करने वालों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब्ब, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ अन्य आधुनिक विषय हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, समाजशास्त्र आदि पढ़ाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम 2000 के क्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम का आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत पाठशालाओं में, वैदिक विद्यालयों में, माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अधिक विषय धार्मिक शिक्षा के ही हैं, परंतु तुष्टीकरण तथा धार्मिक शिक्षा की बात करने वाले और मदरसों के विरुद्ध भ्रामक एवं तथ्यहीन तोड़ मरोड़ कर प्रचार करने वालों से मैं जानना चाहता हूं कि उनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य की राजकोष से वेतन भोगी संस्कृत पाठशालाओं, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को भी अनुदान भारतीय संविधान के सेकुलरिज्म का उल्लंघन करता है अथवा नहीं। यदि उनका अनुदान उल्लंघन करता है तो संस्कृत विद्यालयों के भी अनुदान बंद हो जाने चाहिए। भारत में मदरसों में आधुनिक शिक्षा के विषयों को पढ़ाने वाले आधुनिक शिक्षकों का 2017 से अद्यतन केंद्रांश अथवा राज्यांश मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि उक्त समस्याओं पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के इलाहाबाद अथवा लखनऊ दोनों खंडपीठों के आदेश होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मानदेय का भुगतान न करने से आप यह बताने का कष्ट करें कि तुष्टीकरण किसका हो रहा है। जरा उन व्यक्तियों से मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह प्रचार तो करते हैं, परंतु वह यह भी देखें कि माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर चरितार्थ हो रहा है अथवा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री का सपना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके साथ न्याय का संकल्प जमीनी धरातल पर वास्तविकता के रूप में दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। भारत के सभी बुद्धिजीवियों,
पत्रकार बंधुओं, शिक्षाविदों, सामाजिक अबलिग राजनैतिक कार्यकर्ताओं तथा आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि देश विरोधी ताकतों के भ्रामक प्रचार से सचेत रहें और मदरसों की वास्तविकता को समझने और जानने का प्रयास करें। इसी में देश, समाज एवं हम आप सबका हित है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करते हुए पहुंचाएं।